मेहरू, मेहरू, मेहरू। नहीं जाने दूंगी मेरू को। कहाँ मेरू? नहीं सैफी, तुम मेरू को अपने पास नहीं बुला सकती। तुम्हारी माँ के लिए रह जाएगी सैफी। मेरू। कभी किसी किताब में जाने वाले मौके पर मुझे संभाला उन्होंने। बहुत बहादुर थी वो, लेकिन अपना दुख किसी को नहीं बताती थी। बस उनकी इसी आदत ने उन्हें हम सबसे छीन लिया। जब मैं पहली बार बचपन में मेहरू आपा और ज़ेबी आपा के साथ हवेली से बाहर निकला तो उन्होंने पहली बार खेतों को देखा, खुले आसमान को देखा, उड़ते परिंदों को देखा। उनके पीछे दौड़ती रही, उन्हें पकड़ने की कोशिश करती रही। जो उनके चेहरों पर खुशी थी नाकाबिले बयान थी। वो खुशी बचपन के उस एक दिन के बाद मैंने उनके चेहरे पर कभी नहीं देखी। हमेशा उन्हें अपनी ख्वाहिशों की आग में जलते हुए देखा, सिसकते हुए देखा, रोते हुए देखा। बस कर दे हैदर, बस कर दे, वरना मेरा दिल फट जाएगा। मेहरू आपा ने तो मुझे इतना मौका भी नहीं दिया कि मैं उनके साथ अपनी खुशियां शेयर करती। उनके सारे दुख ले लेती मैं। मैंने तो बस उनकी हसमत की दास्तानें सुनी है। उनकी शफकत मुझे क्यों नसीब नहीं हुई। फौजिया, बस करो फौजिया, संभालो खुद को। हैदर, चले जाओ। ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबा जान? उसे क्यों ला रहे हैं वापस यहाँ? ऐसा क्यों कह रहे हो तुम प्रजापति? इसलिए बाबा जान कि जहां उसने अपनी मौत का जश्न मनाया है उसे वहीं रहना चाहिए, या फिर यह तय कर लिया जाए कि खुदकुशी की है तो मारा गया है। क्या कह रहा हो रजत? मैं ठीक कह रहा हूं। क्या आपको एक बार भी ये शक नहीं गुजरा कि मेहरू को कत्ल किया गया होगा? ये कैसे कह सकते हो तुम? तुमने देखा नहीं उसके पर्स में वो जहर की बोतल? बाबा जान कैसी बातें कर रहे हैं आप? गोली मारने के बाद उसके हाथ में कोई पिस्तौल रख दिया जाए तो क्या ये साबित हो जाएगा कि खुदकुशी है?
देखिए, महरू को जहर देने के बाद वही शीशी उसके पर्स में रख दी गई हो। कौन सी फोरेंसिक रिपोर्ट पेश की उन्होंने हमारे सामने? करो रजब अली, बस करो। आज बात बोल रहे हो तुम तो उसे उसी दिन मार देना चाहते थे जिस दिन तुम उसे शहर से लेकर आए थे। बाबा जान, उस दिन की बात और थी, तब वो मेरी नजर में गुनाहगार थी। तुम अपनी बकवास बंद करो रजब। क्या जानते हो तुम महरू के बारे में? कभी तुमने उसके दुख को महसूस किया? कभी तुमने ये जानने की कोशिश की कि वो क्या चाहती थी? उसकी मसहरी से कितने मसले हुए फूल मिलते थे हर सुबह। तुम जानते हो उसके आंसुओं से तर उसके तकिए को किस हौसले से तब्दील करती थी मैं? तुम जानते हो? अरे तुमने उसे उसके कमरे में ही नहीं, उसके नफ्स में भी कैद करके रखा था। ईद के ईद भी कभी मोहब्बत से देखा था तुमने उसे? सच तो यह है कि जब तक मेरी बेटियां जिंदा रही तुम उनकी खुशियों को कत्ल करते रहे, उनकी ख्वाहिशों का गला घोंटते रहे। और आज उसकी मैयत पर भी साजिश सूझ रही है तुम्हें? रजब, तुम्हें कोई हक नहीं महरू के बारे में दावे करने का। वो तो जाने से पहले अपनी कब्र का भी बता कर गई थी कि उसे ज़ेबी के साथ दफन किया जाए। हाँ, उसने खुद अपनी जान ली है। और तुम उसे वहीं दफनाने की बात कर रहे हो? ये नहीं होगा। और खबरदार रजब, अब महरू के बारे में कोई बात मत करना। सुना तुमने? कोई बात मत करना महरू के बारे में। सुन लिया तुमने? अब ये बात अपने जहन में बिठा लो कि तुम्हारे जहन की गलाजत अब नहीं चलेगी। बेहतर है तुम अपने डेरे पर चले जाओ, जहां तुम खुश रहते हो, और न जाने कौन कौन सी खबासतें करते रहते हो। मैं सब समझ रहा हूं बाबा जान, मैं सब समझ रहा हूं। जिस तरह से मुझे इन मामलात और हवेली से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, मैं सब नोटिस कर रहा हूं। लेकिन एक बात मैं आपको बावर कराना चाहता हूं कि हैदर शाह ना कभी मेरी जगह ले सकता था और ना कभी मेरी जगह ले सकेगा। अगर ये बात सच है तो बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है।
चाची मेरी मेरे को ना हाय हाय, मुझे तो बीबी साहबा पर बड़ा तरस आता है। उनका दुख देखा नहीं जाता मुझसे। अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। आगे पीछे दो बेटियों की मौत ने ढाल करके रख दिया उन्हें। पता नहीं हवेली पर किसका अज़ाब आ पड़ा। मुझे तो ये सोच के खौफ आता है अम्मा कि ये सारे इजाब हवेली की औरतों पर क्यों आ पड़े हैं। बड़े शाह जी पर क्यों कोई इजाब नहीं आता, जिनकी वजह से न जाने कितने घर उजड़ गए। चुप कर रजिया, तेरी बहन के सर का साई है वो। है तो सही, मगर जरीना ने खुद कभी दिल से कबूल किया ही नहीं है उन्हें अम्मा। और रही बात बड़े शाह जी की, तो उन्होंने कभी जरीना को कार में पड़े शोपीस जितनी भी अहमियत नहीं दी। ना पुत्र, ना रजिया, इस तरह की बातें ना किया कर। दुआ किया कर अपनी बहन के लिए, उसके चंगे नसीब के लिए। और दुआ कर अब हवेली पर कोई और अजाब ना उतरे। तेरी बहन भी अब उस हवेली की फर्द है। कल नमाज असर के बाद कुलों का खत्म है। तुम दोनों भी तैयार रहना। नेक पासा बीवी की आखिरी रस्में हैं। पढ़ाई में शामिल होकर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना, बड़ा सवाब है इसका। इजाजत दीजिए, हमें वापस जाना है। वहां भी ताज़ियत के लिए आने वालों को जवाब देना है। कोई पूछेगा कैसे मौत हुई, कोई पूछेगा मैयत क्यों रवाना कर दी। मैं तो ये सोच रहा हूं क्या जवाब दूंगा उन सवालों के। ये तकदीर का लिखा है और तकदीर के लिखे को कोई टाल नहीं सकता, और इस जवाब को कोई रद्द नहीं कर सकता। बस यही जवाब देना सबको।
तुम्हें मैंने मना किया था कि कहीं नजर ना आना, और तुम मुसलसल नजर आ रही हो, तस्वीरें बहाती फिरती हो, कभी अम्मा जान के पास, कभी यहां कभी वहां। ये शायद अपनी हैसियत, अपनी औकात भूल गई है। ये क्या कह रही है भाभी जान? माना कि वो आपकी सौतन है, लेकिन इसमें उसका क्या कसूर है? अपनी मर्जी से तो नहीं वो इस घर में आई, लाया गया है उसे। और ये हैसियत और औकात के फर्ज का इजहार आपके मुंह से सुनने की तवक्को नहीं थी मुझे। हैदर, ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम बीच में मत बोलो। जाओ अपने कमरे में। फैमिली मैटर होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को खामखा अपने जुल्म का शिकार बनाए। मैंने कहा ना हैदर कि तुम इस मामले में बोलने का हक नहीं रखते हो। रजब भाई प्लीज ऐसा मत करें। वो एक छोटे घर से जरूर आई है, लेकिन अब इस हवेली की इज्जत और इस घराने की फर्द है, और उसकी भी हैसियत इस घर में वही है जो यास्मीन भाभी की और फौजिया की है। नहीं है इसकी वो हैसियत, पैरों की जूती के बराबर इसकी हैसियत है मेरी नजर में। यू अंडरस्टैंड दैट नाउ? और तुम यहाँ कर मेरा मुंह देख रही हो। जाओ अपने कमरे में। देखिए शाहजी, आप खामखाई मुझसे नाराज हो रहे हैं। मैं तो अम्मा जान की खिदमत के लिए। बात करती हो मेरे साथ तुम? ऐसी अजियतनाक मौत दूंगा कि मरने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। तुम्हारी कोई सौतन नहीं है ना, इसलिए तुम ऐसी नहीं हो जैसी मैं बन चुकी हूँ।